हाँ सही। हाँ प्लीज कम द पॉइंट। बात नहीं करेंगे सर। आज उम्मीद करता हूँ संधि खत्म करके जाऊं। यहीं से शुरू हो जाइए जरा सर। एक बार में अपना नोट दिखलाएंगे। देखिए हम यहाँ पे थे, सब लोग जुड़ जाए हमारे साथ। शर्मा जी क्या हाल चाल? आप रोज पढ़ा करिए यार, मित्र ऐसे पढ़ेंगे आप, पूरा मन है हमारी बात को। हम आपके अच्छे के लिए कहते हैं। हाँ, क्योंकि पता है फिर रिजल्ट नहीं बनेगा ना। आप कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी आएंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलता शर्मा को। और आपका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका हम सब चिंतक हैं, आप जानते होंगे। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। चलिए सर ये पढ़ा रहे थे, ध्यान सुनना। विस्तार संधि हम लोग पढ़े, उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्लस, प्लस के पहले क्या होना चाहिए? विसर्ग। प्लस के पहले विसर्ग। अब विसर्ग के पहले छोटी ई या फिर छोटा ओ। मैं किस तरीके के आपको हम कितने रूल्स बताएंगे? 3। कितने बताएंगे? 3। समझ पा रहे हैं? अब देखिए 3 रूल्स में पहला रूल्स क्या बताए थे? देखिए बुश, मैंने कहा प्लस, ये तीनों जगह रहेगा। प्लस के पहले क्या रहेगा? विसर्ग। क्या रहेगा? विसर्ग। और विसर्ग के पहले छोटी ई या फिर छोटा ओ। इसके बाद पढ़ा चुके हैं सर, तीसरे वर्ग का कोई भी वर्ग लिखा चुके हैं। चौथे वर्ग का कोई भी वर्ग, पांचवें वर्ग का कोई भी वर्ग। और मैं ध्यान से सुनना, कोई भी स्वर हो, अंतस्थ व्यंजन हो या, लेकिन एक को छोड़कर, रा को छोड़कर, ला फिर या वा, जिसको छोड़ा है, किसको छोड़ा है? रा को, वही रा विसर्ग के स्थान पर आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। ये शायद हम आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत प्यार से समझ चुके होंगे। अब देखिएगा, अगर हम इसको छोड़ दें और दूसरे रूल्स पे आ जाएंगे तो तनाव नहीं लेंगे, बहुत धूमधाम से आप समझ पाएंगे। प्लस, प्लस के पहले विसर्ग, और विसर्ग के पहले या तो छोटी रहेगी या फिर तो छोटा ऊ रहेगा। इसके बाद क्या आ जाए? ध्यान से सुनना, जिसको मैंने इधर छोड़ा है, क्या छोड़ा था? रा। अगर ये रा आ जाए, बहुत सिंपल से प्रैक्टिकली ऐसे करें, बहुत आसान है। तो सर ये विसर्ग जो है साथ साथ चलेगा। क्या विसर्ग को हटा देंगे कि लगा देंगे? लगाना है नहीं सर, हटाना है। कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनना। छोटी ई जो है बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो लिखवाएं सर, क्या लिखा? छोटी ई किसमें तब्दील हो जाएगी? बड़ी में। अब छोटा हो, बड़ा हो। अब विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग क्या करेंगे हम? हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। माफ कीजिएगा, प्लस बोल रहा हूं। विसर्ग क्या करेंगे? मिट हटा देंगे। क्रॉस करने का मतलब हटा देंगे। जैसे इसके एग्जांपल देखें तो सही है ना? तनाव तो नहीं है। देखिए जैसे मैंने लिखा मित्र, नी विसर्ग प्लस रोग, निरोध नहीं निरोध। आगे देखिएगा, चलिए इधर देखिएगा। जैसे मित्र मैंने लिखा, कोई नहीं, नी 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 लिखा प्लस, समझ पा रहे? रो, नीरव। अब देखिएगा, ऐसे में तो मैंने लिखा नी प्लस रज। अब देखिए कैसे बना, तनाव नहीं लेंगे, रटेंगे कोई चीज नहीं, बहुत आसानी के साथ चीजें सीखते जाएं, सब बहुत आसान हो जाएगा प्यारे। देखिए
सर प्लस के पहले क्या आया है? विसर्ग। अब विसर्ग के पहले छोटी ना नहीं आया है, पढ़ा चुके हैं ना। अगर इस नी को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा? ना इसमें है आधा, अब प्रश्न में क्या लिखा हुआ? छोटी। तो समझना ही बात। तो विसर्ग के पहले क्या आया है? छोटी। रूल्स फॉलो हो गया। प्लस के पहले विसर्ग, प्लस के पहले विसर्ग, छोटी छोटी। अब प्लस के बाद में रा, तो क्या आया है? रा। कोई परिवर्तन नहीं होता। छोटी किसमें बदल जाती है? बड़ी। तो सर ना पे कौन सी मात्रा लगेगी? बड़ी। असर विसर्ग क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये देखिए क्रॉस मार दिया। ये क्या हो जाएगा? रो पूरा। तो क्या हो जाएगा? निरो। उम्मीद करता हूँ समझ पाओ। क्लियर? और ये वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। ये कैसे हो जाएगा? क्या सुना ना? अब तो यार ये क्या हो जाएगा? नीरव। ये क्या हो जाएगा? नीरज। छवि। और कुछ बना दीजिए। 2 प्लस राज, छोटे की मात्रा रहेगी 2 प्लस राज, 2 प्लस रम्य, रम्य, चच प्लस रो, 2 प्लस रम। एक सेकंड लिख दीजिए। 2 प्लस रम्य मतलब सुंदरता, 2 प्लस राज, चक्षु प्लस रोग, कुछ नहीं करेंगे सर। देखिए तुरंत सर्दी मत बनाने लगो, ये पता है आप बना दोगे। आप सोचो कि रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। सर प्लस के पहले क्या आया है? विसर्ग। देखो ऊपर वाले रूल्स फॉलो कर रहे हैं। विसर्ग के पहले छोटा हो, क्लियर? छोटा हो के अब विसर्ग के बाद रा, तो क्या होता है? कुछ नहीं, छोटी बड़ी में छोटा हो बड़ा हो, ला में छोटा हो क्या हो जाएगा? बड़ा हो। बाकी होगा हो क्या हो जाएगा? दूरम। ये क्या हो जाएगा? दुराज। ये क्या हो जाएगा? चक्षु। तो क्या हो जाएगा? चक्षु नहीं, आप बोलेंगे चक्षु, चक्षु रो। यहाँ पे क्या लिखा था? चक्षु रो। क्लियर? खत्म हो गया रूल्स। उम्मीद करता हूँ समझ गया हूँ। बहुत आसान। मैंने कुछ डाउट क्या? अब बोले बोले। मित्र एक बात आपको बताओ, मैडम का एक सवाल है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। आप लोग इसको जानते हैं, ये शुरू से समझी में नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये नी प्लस आशा, निराशा, कैसे? रुक जाए। प्लस के पहले क्या लगा? विसर्ग। अब प्लस के पहले छोटी आई, छोटी, और इसके बाद कोई स्वर आया, तो हमने क्या बताया? विसर्ग का आधार। तो सर ये नी ऐसे रहेगा, नी छोटी रहेगी, आधा रा यहाँ पे आएगा, लेकिन जब ये आधा रा वापस से मिल जाता है स्वर से, तो रा आधा ना होकर के क्या हो जाता है? कभी भी स्वर से मिलेगा, कभी भी, कभी भी, कभी भी, क्योंकि बिना व्यंजन जो है बगैर स्वर की सहायता से बोले नहीं जाते। स्वर मिल गया तो ये रा पूरा हो गया। इसमें मात्रा बची किसकी? बड़े आ की। बड़े आ की ऐसे मात्रा लगा दूं, अब इसका कोई मतलब नहीं। अब ये क्या हो जाएगा? निराशा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मैडम? क्लियर है ना? अब यहीं पे देखिएगा, अब देखिए कैसे बदल जाता है। अगर यहीं पे रखते हैं नी प्लस धन, अब देखिए ध्यान सुना, प्लस के पहले क्या है? विसर्ग, उसके पहले छोटी, अब बाद में धा। धा क्या है? पा का तीसरा वर्ग, पा वर्ग का तीसरा वर्ग, पा नहीं ता का, ता था दा धा, किसी वर्ग का चौथा वर्ग।
तो रा आधा रा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नी। अब ये इसको पूरा नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ये व्यंजन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे धन, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे आधे रा, क्या हो जाएगा निर्धन। आप थोड़ा सा फैशनेबल भी लिख सकती हैं, लेकिन ये देखिए ये भी लिखा हुआ है निर्धन आधुनिक तरह से, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। हाँ मानक सर नीचे वाले के साथ, पहले वाले के साथ आगे। सर क्लियर हो गया ये रूल? सर क्लियर हुआ? अब अगला रूल देखिए। सर बहुत फास्ट में पढ़ा रहे हैं। देखिए अगला रूल्स क्या कहता है, प्लस, प्लस के पहले क्या लगा होगा विसर्ग, क्या लगा होगा विसर्ग। इसके पहले छोटी ही हो या फिर छोटा हो, इसके बाद खांसी आ जाए, खांसी मतलब कक या फिर पप, अलग अलग रहेंगे, यानी या तो कहा जाए या तो खा जाए या तो पा जाए या तो खा जाए। किसी को कोई दिक्कत? तो कुछ नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई। यही विसर्ग आधे मूर्धन सा में बदल जाता है। किसमें? आधे मूर्धन सा। बस छाप लीजिए, करना छापे हो शायद छपा चुके हैं, लगता है। सर सब लोग ईमानदारी से बताएं क्लियर हो रहा है? अब देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, ऐसे मैंने लिखा नी प्लस कपट, जैसे मैंने लिखा अमित था से जनरली कोई वर्ड की शुरुआत होती नहीं जनरली। अच्छा देख, अब खरगोश ना बोल देना, ठीक है? जनरली ऐसे देखने को मिलता है। मैंने लिखा नी प्लस क्रिय, निष्क्रिय। जैसे में तो मैंने लिखा नी प्लस फल, जैसे में तो मैंने लिखा देखिए एक कू वाला सोच रहा है बनाने के लिए। देखिए चतु प्लस कोण, यहां विसर्ग रहेगा। चतु प्लस फल, चतु प्लस फल। आबी विसर्ग प्लस कार, वही प्लस कार। धूमधाम से इतना पर्याप्त हो। डाउन करें, डाउन करें, नीचे करना है सोनी मैडम। तनाव आएगा नहीं, बहुत धूमधाम के साथ खुद ही बना दिए होंगे। सर कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बार हेल्प करनी है हमारी। विसर्ग का आधा मूर्धन सा हो जाएगा। कैसे? सर ईमानदारी के साथ बता रहे हैं, इसको अगर आप घर में रिवाइज कर लेना एग्जाम के पहले। खैर एग्जाम के पहले हम आपको एक संधि दूसरी तरीके से पढ़ाएंगे, एक बार काटने के लिए बोलेंगे, एक बार लगाने के लिए, जैसे डियर के कॉपी में मेंशन है, ये देखिएगा। इस तरीके से एक बार हम आपको संधि पढ़ाएंगे दोबारा जब आपका कोई एग्जाम लगेगा, ठीक है? ऐसे पढ़ाएंगे, तनाव नहीं लेना पड़ेगा। आगे देखिएगा, और इसको आप बैठ के ना कॉपी में खुद डिजाइन कर सकते हो। एक बार देखो, खुद सोच के बना सकते हो। देखिएगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान से हमारी बात को सुने प्यारे। सर प्लस के पहले क्या है सर? और उसके पहले छोटी नहीं समझ रहे हैं ना? आधा है प्लस छोटी, और छोटी जब ना के साथ मिल जाता है तो ना क्या बन जाता है पूरा। तो उसके बाद खांसी वाले में आया, कक में का आया है, हमने कहा विसर्ग का आधा सा हो जाएगा बस।
अब क्या हो जाएगा, नी ऐसे हो विसर्ग का आधा सा मूर्धन और ये हो जाएगा कपट, निष्कपट। क्लियर? ये देखिए अच्छा क्लियर, निष्कट हो गए। ये देखिएगा थोड़ा इसमें तनाव नहीं लगी, निस यहां ऐसी मात्रा लगी, ये क्या हो जाएगा ऐसे, ये क्रिय, अब ये क्या हो जाएगा निष्क्रिय, ये सही है। क्लियर है? कहां पे ये क्रिय नहीं मानेंगे हम, कहां से शुरुआत कैसे आ गया, रुक जाओ, 3 दिन हो 4 दिन ना हो तो कहां समझ में आएगा, क्या लिखेंगे सर, रुक जाओ, तो इसको क्या लिखते हैं, का प्लस छोटी, तो पहले स्वर आया है कि व्यंजन, तो प्लस के पहले पहले का मिलेगा ना, ये जो आधा था इसको दे दिया तो ये पूरा नहीं हो गया, ये हम बता चुके हैं पिक्चर, ठीक है, नहीं समझे भैया, तोड़ेंगे तो पहले कमेंट आएगा इस बार, वाला तोड़ते हैं तो पहले क्या मिल जाता है, इधर प्लस के इधर स्वर मिल जाएगा, तो प्लस के इधर पहले क्या मिल जाता है, व्यंजन। तनाव खत्म, आगे देखिए, कोई बात नहीं, बहुत शानदार सवाल, लाजवाब परफॉर्मेंस। नहीं डाउट अगर हमसे नहीं क्लियर, आप जाहिर सी बात है हम इसीलिए बने। इधर देखिए, बहुत तनाव नहीं, बहुत आराम से पढ़िए सर। ये प्लस के पहले विसर्ग छोटी खांसी वाले में एक आया क्या कप्पा, ये केवल ये कुछ करना नहीं है, यही बना दे आधा सा निष्फल, मतलब आधा सा इसमें लगेगा। अब इतना समझदार नहीं है, अरे यार निष्फल। क्लियर? अब इसका देखिएगा, चतु छोटा हुआ है, तोड़ेंगे तो आधा था प्लस छोटा हो जाएगा, तो प्लस के पहले छोटा हो मिल जाएगा, और यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये का प्लस ओ होगा, समझ नहीं ला लिया आप? अब देखिएगा ये विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा मूर्धन था, ये क्या हो जाएगा चतुष्कोण। अभी लेकिन बहुत जल्दी सर किसी दिन जैसे सीरीज लेके आ रहे हैं संधि, 1000 के करीब क्वेश्चन, तोड़ना जोड़ना सब मटेरियल बनाने के लिए नहीं ले आएंगे सर, ये सर अस्थाना सर की वजह से ले आप, वो सर 12 बजे तक पढ़ाते हैं, तो हम सोचते हैं फिर जो क्लास सर की करते होंगे उधर छूटेगा तो इधर छूटेगा, अब 12 बजे के बाद सोचते हैं धूप ज्यादा हो जाएगी, ये सब सोचने लगते हैं। चल तो हम सोचते हैं मान लो कोई बेहोश होश हो जाए, हाँ ठीक, इसीलिए सर नहीं आते क्योंकि गर्मी ज्यादा है। क्या सर सवाल है आपका? हिंदी के मित्र A to Z जी। मित्र एक बात आपको बताऊं शर्मा जी, यूपी SSS का सिलेबस कभी सिलेबस पे काम ही नहीं करता, कुछ कहना सिर्फ अतिशयोक्तिपूर्ण होगा, दिएंगे कुछ पूछेंगे कुछ और, पत्र नहीं देंगे लेकिन 3 सवाल पत्र से पूछ लेंगे, अलंकार नहीं देंगे 2 लाइन देके पूछ लेंगे, आप ये मान के चले कि आपको A to Z हिंदी पढ़नी है। हाँ ये जरूर आप करेंगे कि पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, पहले जितना सिलेबस दिया गया उतना तो तुमको आना ही आना चाहिए, यानी जितना सिलेबस में दिया गया उसकी पूरी तैयारी कर लीजिए। क्या करें? और उसके बाद ये मान के चलना कि सिलेबस जितना दिया गया है उससे हमें एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, क्योंकि आयोग का में तो कोई भरोसा नहीं, यूपी SSS का तो कोई भरोसा नहीं। आप समझ रहे हैं ना, अगर सिलेबस में इतना कुछ है, इसमें दिया गया है, हिंदी में दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान मतलब A to Z ज्ञान, अगर आधा ज्ञान रहेगा यस वाई तक किसी का मतलब अधूरा ज्ञान काम नहीं करेगा, तथा उनकी समझ पूरी समझ होनी चाहिए एवं लेखन योग्यता, लिखने की शैली कैसे, बस पूरा हिंदी का सबसे पूरा हिंदी में लग जाए। अब आज मुझे ध्यान दें पूछेंगे केवल हाई स्कूल इंटर तक, ऐसा सब गलत बात है। चलिए एक बार हम आपको सब लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं, कोई भी चीज शर्मा बाबू कोई भी हो XYZ सबको बोल रहा हूँ, किसी भी चीज को पढ़ें तो ये मान करके चले कि आधा अधूरा कभी ना पढ़ें, एक चीज को उठाएं और बहुत बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ें, इतना शानदार तरीके से डिजाइन करें सर कोई परीक्षा जीवन में कड़ी नहीं। अगर आपको IAS प्री निकालना है, आप ईमानदारी के साथ 1.5 से 2 साल तैयारी कर लें,
ज्यादा नहीं, मैक्सिमम आपको 15 नोट्स बनाने पड़ेंगे, मैक्सिमम 15 नोट्स, मैक्सिमम। पढ़ाने वाला टीचर सही हो और उस 15 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी आपकी पकड़ हो जाए और धूमधाम के साथ A to Z पढ़िए। हमारा आपसे वादा नहीं, दावा है, पहली बार में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन मेहनत करना होगा। 15 नोट्स को सेल्फ डिजाइन करना होगा और उन्हीं को इतनी बार पढ़िए कि दोबारा उसको कोई पढ़ ना सके। इतना तुम गंदा कर दो पढ़ के। जनरली हम लोग यही करते हैं, आजकल हम सब लोग जनरली जो नए विद्यार्थी हैं वो जो है उड़न खटोला में चलते हैं। वो पता है ज्यादा नहीं, हम इनको कहना चाहेंगे क्या होता है, जैसे 2 क्लास कहीं और देख लिए, 2 क्लास कहीं और पढ़ लिए, 2 किताब कहीं और पढ़ लिए, 2 किताब कहीं और पढ़ लिए। मित्र, आप विश्वास नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, मार्केट की कोई भी हम पुस्तक लेकर के आता हूँ, कोई भी पुस्तक, सर ऐसा सबके साथ होता है, ये मन है बहुत भागता है रे, ये मन बहुत पागल है, ये खाली रहता है तो रुला देता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। लेकिन जब ये मन हमको रुलाता है तो मैं अपने पीछे एक एजम्पशन बना रखा हूँ कि जो किताब लाया हूँ, जब तक इस किताब को खत्म नहीं कर दूंगा, माँ कसम दूसरी किताब इस सब्जेक्ट की नहीं खरीदूंगा, कोई कितना भी एडवाइस करे। इसको मैं वहीं पे तुरंत, मन मेरा भटकता है, जो अगर फिर पढ़ते रहेंगे इंडिया के टॉप 10 टीचर की याद आने लगेगी, किसी क्लास की रहेंगे मुखर्जी नगर की, यार सर से पढ़े होते, तुरंत भूल जाते हैं। हमको ये लगता है ये जो है पथ विमुख करने आ गए मन, ये ऐसे विचार कहाँ से आ रहे हैं? जो मैंने महेश बणवाल की किताब लाई, इसको कौन पढ़ेगा? इसको मैं पूरी पढ़ूंगा, इसके बाद कोई विचार करूंगा, और हमेशा इसी टारगेट पे मैं काम करता हूँ। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मुझे मार्केट की 4 से 5 पुस्तकें A to Z रटी हुई है, क्योंकि मैंने उनको इतनी बार पढ़ा है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कुछ मार्केट की पुस्तकें हैं हूबहू ऐसे क्वेश्चन रटे हुए, क्योंकि कोई भी चीज़, अभी मैं आज से बता रहा हूँ, अपने जानकारी शेयर कर रहा हूँ, मैं आजकल GS पढ़ता हूँ, तो GS में मेरा हिस्ट्री चल रहा है, और हिस्ट्री चल रहा है, ये हिस्ट्री जो बुक से पढ़ रहे हैं तब तक पढ़ेंगे जब तक वो पूरी बुक खत्म नहीं हो जाएगी। और मैं कभी किसी चीज़ की प्री के लिए कभी कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मैं हमेशा मेंस के लिए पढ़ता हूँ। अब संदीप पढ़ा रहे हैं तो आपको देखें, जैसे भी एक सवाल आप लोगों से, अगर आपको तनाव ना हो तो हम बात कर लें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बोले यार तनाव नहीं। देखिए जैसे सर कांग्रेस होती है, कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सुने होंगे, नेशनल मूवमेंट, इंडियन स्ट्रगल फ्रीडम्स, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। सर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। अब कहां पर हुई थी? स्थान क्या था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। सर इसके पहले कहां पर होना प्रस्तावित था? पूना में। अब पूना में हैजा फैल जाने के कारण ये कांग्रेस का जो पहला एडमिशन था वो पुणे में ना होकर के मुंबई में हुआ। मित्र, आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इस कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें आप लोग कहते हैं एओजो। कौन से भैया? ये हुई। कोई बुरा तो नहीं मार रहा है? अरे कल संधि खत्म कर लेंगे। ये हो सर, यो आपको मित्र एक जानकारी देना चाहूंगा, कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष बने वो मैक्सिमम ज्यादातर एक जाने माने वकील थे, और वकील नहीं थे तो किसी बड़े जमींदार के लड़के थे। जो ह्यूम था, जारी का रास्ता नहीं होना चाहिए, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, और ये अंतिम समय में भारत में आकर के शिमला में रहने लगा था। कहां पे रहने लगा था? यूपीएससी का सवाल है, शिमला का संत किसे कहा जाता है? और शिमला में इसलिए रहता था, संत क्यों कहा गया? क्योंकि एओम तंत्र मंत्र की विद्या में रुचि लेता था। ये अंग्रेज है, और जब ये तंत्र मंत्र की विद्या में जब रुचि लेता था एओम, और शिमला में रहने के कारण इसे शिमला का क्या कहा गया? शन। और ये कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी किसके, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य देश की आजादी नहीं थी, क्योंकि उस समय देश आजाद हो ही नहीं सकता था। काम कर रहे थे उनको, बस बहुत सही। इसका उद्देश्य कहीं भी देश की आजादी थी ही नहीं। सर इस आपको देखिएगा, ये रहा मेरे सपनों का प्यारा भारत। सर अधिवेशन हमारा कहाँ होता है? बंबई में। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष
कौन बनाएंगे? बेमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें आप कहते हैं यूसी बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी। समझ पा रहे सर? अब देखिएगा, उन्हीं को यूसी बनर्जी या जो भी डब्ल्यूसी बनर्जी, सर वो पश्चिम बंगाल के थे। अब देखिए, बंगाल का आदमी मुंबई में अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। अगर अधिवेशन यहाँ पर होता था तो अध्यक्ष यहाँ से बनाया जाता था, अगर अधिवेशन यहाँ से होता था तो अध्यक्ष यहाँ से बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। और यूपीएससी आईएएस का सवाल है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लेकिन अगला सवाल का उत्तर देने में आप आसानी महसूस करेंगे, उस समय भारतीय राष्ट्रीय सचिव कौन था? लॉर्ड क्रॉस। लॉर्ड क्रॉस राष्ट्रीय सचिव था। ये सर क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये सम्मेलन इस बात को बताना चाहता था कि आप इस सम्मेलन को ये मत मान लीजिए कि सम्मेलन सिर्फ बॉम्बे वालों के लिए, बल्कि संपूर्ण लोगों को ये बात सुनी जाएगी। सर ये क्यों बनाया जा रहा था? ये एक ऐसा मंच था, डफरिन के दिमाग की वजह से ये कहा गया। डफरिन ने भारतीय जनमानस में 1857 की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके, ये घटना दोबारा रिवाइज ना हो सके, इसको ध्यान में देखते हुए लॉर्ड डफरिन ने लोगों को गुमराह किया और बताया कि एक ऐसी संस्था बन जाएगी, इस संस्था के माध्यम से आपकी बात अंग्रेजों तक यानी ब्रिटिश सरकार तक बहुत आसानी के साथ पहुंचाई जा सकेगी। क्योंकि वो जानता था कि भारत में अगर इस बार जनसंतोष हुआ तो इस बार का जनसंतोष 1857 की क्रांति से कई गुना ज्यादा भयानक होगा। जब कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए, ये भी कोई आम आदमी नहीं थे, एक जाने माने वरिष्ठ थे, वकील थे। और जब अध्यक्ष बनाए गए इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। और मित्र आपको जानकर ये भी नहीं आश्चर्य होना चाहिए, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें अगर मेन आपको नाम बताएं तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है, समझ पाए, फिरोज शाह मेहता, वो भी जाने माने वकील, केटी टैलन, दीन सावाचा, एस सुब्रमण्यम, ऐसे लोग कांग्रेस के प्रतिनिधि बने। और सुनिए, 72 प्रतिनिधि जब भाग लिए, 72 प्रतिनिधि उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए, ये कांग्रेस के विरासत के लिए गौरव की बात थी। क्योंकि में तो उस समय ये भारत 600 से अधिक प्रांतों में बटा हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंट, बॉम्बे प्रेसिडेंट, उड़ीसा प्रेसिडेंट, बिहार प्रेसिडेंट, और कई सब जगह के लोग यहाँ पर जाकर के भाग लिए। तो 72 संख्या अपने आप में भी बहुत ज्यादा संख्या थी। तो 72 लोगों ने भाग लिया, जिससे लगा, क्योंकि सर लोग क्यों ऐसे बात कहा गया कि 72 लोग पर्याप्त थे? इसलिए कहा गया कि अंग्रेजों ने भारत के भीतर ऐसी सोच बना दी थी कि जो मद्रास प्रेसिडेंस का इंसान था वो सिर्फ यही समझता था मेरा राष्ट्र मद्रास है, मेरा देश मद्रास है। कोई नहीं जानता था कि बगल का बिहारी भी मेरे भारत का है, उसे सिर्फ मद्रास से मतलब था। बिहार प्रेसिडेंस का आदमी को दिमाग में से कीड़े डाल दिए गए थे, वो सिर्फ यही जानता था कि बिहार ही हमारा प्रांत है, बाकी कुछ भी नहीं है। बंगाल का आदमी सिर्फ बंगाल के बारे में जानता है, बिहार में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। बिहार में ब्रिटिश शासन लगातार जुल्म ढाए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। मैं मद्रास प्रेसिडेंस का हूँ, मैं बंगाल प्रेसिडेंस का हूँ, मैं बिहार प्रेसिडेंस का हूँ। और उस समय 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लेकर के कांग्रेस के अधिवेशन में 4 चांद लगा दिया। इसका मतलब क्या था कि यानी 72 लोगों ने भाग लिया और कांग्रेस का पहला उद्देश्य था भारतीय जनमानस की आवाज को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना। दूसरा पॉइंट अगर हम बोले उद्देश्य क्या था, तो देश हित में जो लगन से लोग लगे होते उनके बीच आपसी संबंधता, घनिष्ठता, मित्रता। क्यों? क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जब पहला अधिवेशन महाराष्ट्र के मुंबई में हो रहा है और अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। देखिए अधिवेशन हो रहा है पूर्वी साइड पे, माफ कीजिएगा पश्चिमी साइड पे, और अध्यक्ष कहाँ बनाए जा रहे हैं? पूर्वी साइड पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो देश इसके लगन में काम कर रहे हैं उनके बीच घनिष्ठ संबंधता बनाया जा रहा है। अगर पूर्वी छोर का आदमी पश्चिमी छोर पर आएगा, पश्चिमी छोर का आदमी पूर्वी छोर पर जाएगा, तो आप बताइए दोनों के बीच सामंजस्य की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? इन दोनों के विचारों का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? ये कांग्रेस का उद्देश्य, ये कांग्रेस का मकसद था। बहुत ढेर सारे मतलब तो हिंदी पढ़ा रहे तो हिस्ट्री की बात होगी।
सिविल सेवा परीक्षाएं इंग्लैंड में आयोजित होती थी, इसका उद्देश्य भारत में भी आयोजित कराई जाए। संवैधानिक नियमों का पालन किया जाए, भारतीय जनमानस की बात को और भारतीय जनमानस के तत्वों को इकट्ठा करने के लिए परिपक्व समिति की स्थापना की जाए, जो परिपक्व तत्व संग्रह इकट्ठा कर सके, जो एक प्रमाण दे सके एकदम प्योरिटी के साथ कि ऐसा नहीं ऐसा है। इसलिए आगे बहुत करके बहुत कुछ हुआ, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। कांग्रेस के अधिवेशन में जब होम रूल लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। नरम दल और गरम दल का विलय हो गया, किसके प्रयासों से? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के अथक प्रयासों से। और ये दुर्भाग्य है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके, क्योंकि जब 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी समय बंगाल विभाजन हुआ, और जब बंगाल विभाजन हुआ तो नरम दल और गरम दल के बीच में बहुत ज्यादा अकड़न बढ़ चुकी थी। और गरम दल का आदमी चाहता था, कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में आवाज उठा दी, और एक आवाज इतनी ज्यादा उग्र हो चुकी कि लगा कि अब तो बाल गंगाधर तिलक को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक को अगर अध्यक्ष बनाया जाता तो भारत की तकदीर भी कुछ अलग होती और तस्वीर भी कुछ अलग होती। लोगों ने उनको बनने नहीं दिया, नरमवादी और नेता ने। सर, गरम दल का मतलब था ये लात के देवता हैं, बात से नहीं मानते। वो अंग्रेजों को कहते थे ये लात के पूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। और नरम दल के लोग वही बच्चा पुकारता करते थे। भाई ये 24-24 घंटे 7-7 दिन इंग्लैंड के ऑफिस के बाहर बैठे रहते थे, कोई नहीं सुनाई होती थी। ऐसे उग्रवादी, मैं लाल बाल सुने होंगे, इनके साथ साथ अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। शायद ही लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की ऊपर थी। क्या कहें सर? और जब बाल गंगाधर तिलक की किसी ने आवाज उठाई तो लोगों ने गेम खेल गए। गेम कैसे खेल गए? उस समय कांग्रेस के सबसे वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। और इसके सबसे ज्यादा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हुआ तो दादा भाई नौरोजी को। और जब अध्यक्ष इसलिए बना दिया गया कि बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय परंपरा है, ये संस्कृति और सभ्यता का देश है, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। बाल गंगाधर तिलक गरम से नरम हो गए, दादा भाई नौरोजी के सामने, और दादा भाई नौरोजी का विरोध नहीं कर सके। कहा तो यहां तक जाता है, दादा भाई नौरोजी जब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके, किसी ने पीछे से उठा के चप्पल फेंक दी मंच पर। जब चीजों को सर एकदम इंटरेस्टेड फॉर्म में, कोई डाटा छूटना ही नहीं चाहिए। सर सही बताएं, पूरी पढ़ाई बहुत आसान है, सिर्फ पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए। अब पढ़ाने वाला एक बार डाटा उठाइए, कहीं कुछ मैं देख रहा हूँ और आप बिलीव करें पूरे एक सीक्वेंस से पूरा सब रटा हुआ है। लेकिन इसको ज्यादा हवा नहीं देना चाहता हूँ, खींचना नहीं चाहता हूँ। और फिर चीजों को समझे, किताब के कीड़े ना बने। हमने आपको बताया कि अधिवेशन कहाँ हो रहा है संदीप बाबू, पूर्वी छोर पर और बाकी जगह पश्चिमी छोर पर, और अध्यक्ष कहाँ बनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, देश हित के लगन में जो लिप्त हैं, उनमें आपसी भाईचारे को बढ़ाना, मित्रता को बढ़ाना, घनिष्ठता को बढ़ाना, ताकि जब ये दोनों लोग मिलेंगे तो मिलेंगे। और कोई ये नहीं कह सकेगा, किसी ने तो ये भी कहा था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का सम्मेलन है। गलत। सर, कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने विनोद चंद्र बनर्जी ये हिंदू थे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये हिंदू के साथ साथ ईसाई धर्म एक्सेप्ट कर लिए थे। किसी ने कहा कांग्रेस 3 दिन की तमाशा है। तैयब थे, बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसलिए सर ये कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा कि कांग्रेस का सम्मेलन सिर्फ हिंदुओं का सम्मेलन था। किसी ने कहा ये भारत के आम लोगों का सम्मेलन नहीं है। क्यों कहा? टिप्पणी कीजिए। इसीलिए कहा क्योंकि कांग्रेस के मैक्सिमम अध्यक्ष ज्यादातर जाने माने वकील थे। गांधी जी क्या थे? दादा भाई नौरोजी क्या थे? समझ पा रहे? फिरोज साहब मेहता एक बहुत बड़े वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल भी एक बहुत तेज तर्रार युवा वकील थे और अंग्रेजी बोलने का अच्छा ज्ञान था। और इनके पिता मोतीलाल नेहरू वो बहुत जाने माने वकील थे। और जवाहरलाल नेहरू की वजह से मैं किसी की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, अगर उसी समय सर याद रखना, ये बात हमेशा याद करके रखना, जो लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, लोग उनकी आलोचनाएं बहुत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी से बड़ा किसी का नहीं था, और गांधी जी के आलोचक से सबसे ज्यादा किसी के नहीं हुए। अगर सबसे ज्यादा आलोचक निकाला जाए तो गांधी जी के ही आलोचक निकलेंगे। और ये भी जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा अगर किसी का था तो महात्मा गांधी, और सबसे ज्यादा आलोचक उन्हीं के।
ये कॉमन सेंस की बात है कि जो जितना आगे बढ़ेगा, जितना काम करेगा, उसकी प्रशंसा भी उतनी होगी और आलोचना भी उससे कहीं 1-2 गुना ज्यादा ही होगी। और सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने कभी मौका ही नहीं दिया, उनको लाइक ही नहीं करते थे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लाइक करते थे, जो कि सुभाष चंद्र बोस में नेहरू से कम कहीं योग्यता ना थी और ना ही कभी कोई जान समझ की कमी थी। लेकिन ये भारत परंपराओं, हमारे यहाँ परंपरा है बुजुर्गों का सम्मान करना। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। नेहरू क्या करते थे आपको जानकर आशा नहीं होना चाहिए, आप सब जानते हैं उनके संबंध ब्रिटिश से भी बहुत अच्छे थे। और वो तेज तरारीवा थे, थोड़ा हैंडसम दिखते थे, अंग्रेजी अच्छा खासा बोल लेते थे, खड़े होकर के इंग्लिश में स्पीच देते थे, लोगों को मन भाता था, अंग्रेजों को मन भाता था। और कहना नहीं चाहूँगा, आपको पता भी है पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध ब्रिटिश के महिलाओं से भी रहा। चलिए प्लीज हम लोग पॉइंट इस पे आ जाएंगे, बहुत सफाई है। तो कोई भी चीज बहुत तनाव मुक्त होकर के पढ़े, कॉन्सेप्चुअल वाइज ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हमने आपको कोई बात आपको लगा कि भाषण में मैंने आपको सोचने के लिए मजबूर किया, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष विमोचन चंद्र बनर्जी बनाए गए, क्यों बनाए गए। किसी टीचर से पूछ लीजिए तो तुमको डांटने लगेगा, जाहिर सी बात डांटने लगेगा, प्रतिभा पूरा मत मानिएगा, डांटेगा, बोलेगा क्यों बनाए गए, ये कौन सा सवाल है। तो यही सवाल है, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य था कि दूर दूर के लोगों को आपस में जोड़ा जाए, आपसी मित्रता बढ़ाई जाए। सम्मेलन सारा दक्षिण में होता है, अध्यक्ष उत्तर का बनता है, सम्मेलन उत्तर में होता है, अध्यक्ष दक्षिण का बनता है। चलिए फिर सुंदर पॉइंट, ये लिखा हुआ है सर चतुष्फल, तो क्या हो जाएगा आप सब पता पड़, क्या हो जाएगा चतुष्फल। ये क्या हो जाएगा आविष्कार। सब लोग समझ पा रहे हैं ना सर, ये क्या हो जाएगा बहिष्कार। खत्म हो गया रूल, नीचे करते हैं। सर क्लियर हुआ, किसी को तनाव तो नहीं है, ईमानदारी के साथ। चलो अगले रूल्स की तरफ बढ़ चलते हैं। तनाव एक बार बोल दीजिएगा कि सर हमको यहाँ पर तनाव है, खैर होना नहीं चाहिए है, तनाव है क्या। चल सर अभिसर संधि के बिल्कुल आखिरी प्रावधान पर अवेशम बिना मौसम। चल अब कौन सा रूल बचता है, प्लस के पहले विसर्ग, इसके पहले तीनों मतलब क्या था, या तो छोटा या तो मित्र क्या है छोटा, छोटी या फिर छोटा हो। अब इसके बाद देखिए क्या क्या है, अगर इसके बाद में तो चा आ जाए, बहुत ध्यान सुनना, एक सेकंड यार, ये याद रखना जो भी रूल है उसमें केस ए है, क्या है ये, और इसके बाद वो चलेगा केस बी। अपने हिसाब से डिजाइन कर लीजिएगा, रूल बदल मतलब डाल लीजिए हेडिंग, पहले ऐसे रूल डाल लीजिए, कहना समझेंगे, समझ आएगा। प्लस के पहले विसर्ग, छोटा, छोटी, छोटा हो, इस तरीके के आपको 2 रूल्स पढ़ाएंगे। तो 4, 3, 7 दोनों विसर्ग संधि का नाम। अब 2 रूल्स में ये है केस ए, और उधर अपने हिसाब से इसे लिखवाता हूं, केस बी के लिए स्पेस बना लीजिए। छोटा, छोटी, छोटा हो, विसर्ग प्लस चाचा आ जाए, या फिर मित्रता या ठा आ जाए, या फिर मित्रता था आ जाए। अब ध्यान से सुनना हमारी बात को, बहुत ध्यान से। सर अभी पढ़ने चला नहीं, गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि संशोधन करेंगे। चा और छा, ध्यान से सुना, अगर विसर्ग के पहले कुछ ही आवे और चाचा आए तो सर विसर्ग के ही जगह पर चाचा में परिवर्तन नहीं होगा। अगर विसर्ग के बाद चाचा आ रहा है और उसके पहले इस तीनों में से कोई आ रहा है तो सर चा और छा की जगह पे आधा सा ये वाला हो जाता है। इसको कौन सा बोलते हैं, काला
और ये टाठा की जगह पे सीक्वेंस में आधा सा हो जाएगा मूर्धन वाला। सर इसके जगह पे नहीं होगा, किसके जगह पे होगा? विसर्ग की जगह। ये पूरा ऐसे हुबहू रहेगा। बस ध्यान नहीं समझ पा रहे? अगर प्लस के बाद क्या आ रहा है चाचा, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? आधा सा ये वाला। अगर प्लस के बाद टाठा आ रहा है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? ये वाला आधा सा। और अगर विसर्ग के बाद टाठा आ रहा है तो ये कौन सा बन जाएगा? ये वाला दंती सा। बस विसर्ग का ही बनेगा। अब यहाँ पे लिख सकते हो, जो लाइन खींचे हो, बोलो सिर्फ विसर्ग में ही परिवर्तन होगा, यानी विसर्ग का बनेगा, विसर्ग में ही बदलाव होगा। यानी अगर समझ पा रहे हैं, नहीं समझ रहे बाबू, अगर प्लस के बाद च आया है तो इसका सा बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा, विसर्ग का बनेगा। तो ऐसे लिख लीजिए, इसी पट्टी पे लिख लीजिए, इसी पट्टी पे लिख लीजिए, विसर्ग का बदलाव होगा, विसर्ग का ही बदलाव होगा, विसर्ग के स्थान पर आएगा। कुछ लिखिए, विसर्ग के स्थान पर आएगा, विसर्ग के स्थान पर आएगा। विसर्ग नोट्स है यूट्यूब पर ही नहीं। अच्छा हाँ, ये वो बढ़िया लिखिएगा, विसर्ग में ही परिवर्तन होगा। मंडे कोई से लोग जाते हैं सिस्टर को कुछ ऐसा आप नहीं जाती ना? सर क्लियर हो गया? बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएं। एक बार बोले, प्लस के पहले क्या लगा है? विसर्ग। बोले यार विसर्ग के पहले छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ। पहली क्लास में बोल दिया था 99% यही चलता है। उसके बाद अगर देखिए चाचा है तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? सलजम वाला आधा था, जिसको कहते हैं तालब का आधा सा। टाटा है तो मूर्धन का आधा सा। इसके जगह पे नहीं, विसर्ग के जगह पे। ये तो ससुरा ऐसे ही रहेगा, आधे रहेगा, मैं ध्यान देना। और अगर टाटा है तो सा। एग्जाम्पल लिखिएगा बेटा, जैसे नी प्लस चल प्लस नी प्लस छल, दू प्लस ट, दुष्ट। अभी लिखने नहीं बनाएंगे आप, ऐसे बनना तो ठीक ही बात है। नी नी प्लस फुर, इतना लिख लेंगे। वो दूसरे में प्लस के बाद सा आएगा ना, केस नंबर 3। और लिखिए बेटा, हरी प्लस चंद्र, चाचा टाटा ताथाना, हरी प्लस चंद्र इज इक्वल टू माय फादर। सर धनु प्लस टंकार बहुत पूछा गया है। धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। नमः प्लस ते, नमः ता वाला भी लिखिए, ते, नमः प्लस ते, नी प्लस तेज, नी प्लस तेज,
प्लस तेज, इतने निकालते जाना चाहिए। नी प्लस तार, नी प्लस तार, बस में क्या हुआ प्रोग्राम? सर, विस्तार का विस्तार। हाँ? विस्तार का कर, विस्तार। क्या लिखते हैं? विस्तार। हाँ वही लिखा जाएगा, बी प्लस था, बी प्लस था। अब ये देखना आप याद है, मरे के बाद महापुरुष जी गड्ढा कब खोदा जाएगा? हमारे यहाँ तो खोद लिए पहले से। मरे मरे पहले सच में खोद लिए। हाँ वो अपन काम आश साफ सफाई करते हैं उसी रूम में। चलिए उनकी ख्वाहिशें होंगी। चलिए सर प्लीज कम द पॉइंट। सर एक बात बोल दीजिए, बोले नहीं सर। प्लस के पहले क्या है बोले यार? सर आप लोग सपोर्ट करें। प्लस के पहले, उसके पहले छोटी मिल गया, उसके बाद चा, तो चा और छ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चार चा किसमें बदल जाता है? संजम वाले आगे साथ, तो ये नहीं बदलेगा। विसर्ग तो ये हाथ ताला, तो ये हो जाएगा निश, आधा इससे बनता है निश, अब पूरा छापो क्या हो जाएगा? निश्चल। क्लियर? चार छा है तो एक बनेगा, ये क्या हो जाएगा? निश्चल। जैसे ज्योति मैडम दो प्लस टा, अब देखिए टा ठा गया ना तो किसमें बदलेगा? सीक्वेंस शा 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 मूर्धन सा, किसमें? तो ये क्या हो जाएगा? दो विसर्ग का आधा सा, आधा रहेगा, क्या लिखेंगे? टा, क्या हो जाएगा? दुष्ट। क्लियर? नी प्लस टू, टा ठा रहेगा, तेज सा बनेगा, मूर्धन सा, तो क्या हो जाएगा? निष्ठुर। आगे देखिए, प्लस के पहले छोटी आई, उसके बाद चा आया, तो कौन सा बनता है? सलजम वाला आधा सा। आपको समझाने के लिए सलजम वाला बोलता हूँ, बार बार तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सलजम बोल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? हरीश चंद। आगे देखिए, धन प्लस टंकार, टाटा आया कौन सा? मूर्धन सा आधा, तो मित्र हो क्या जाएगा? धनुष टंकार। टंकार जानते हैं? आवाज। धनुष टंकार जब होती है, जब चढ़ाया जाता है और उसके बाद छोड़ा जाता है, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है। कहते नहीं उठाओ गांधी। जब अर्जुन अपने पापा को, अपने चाचा को, अपने परिवार के लोगों को मारते हैं, अपने मामा को मार रहे होते, अपने चचेरे भाइयों को, अपने ददेरे भाइयों को, तो अर्जुन बार बार हत्या करके थक जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान से कहने लगते हैं कि ये क्या करा रहे हैं आप मुझसे? आप कितनी हत्या करवाओगे और हमारे घर के लोगों को हमें से मरवा रहे हो? सर ईश्वर की लीला देखिए, नहीं मार रहे थे। भीम के अर्जुन के भाई नहीं थे। अरे माफ कीजिएगा सर, दुर्योधन को मार रहे थे तो उनके कुछ रिश्तेदार नहीं थे, उनके घर के नहीं थे, दुशासन नहीं थे। अगर दुर्योधन उनके मामा नहीं लगते थे, क्या करें सर? जो भी रहा होगा, तो उनके दामाद बढ़िया इज्जत करते रहे होंगे। तो सर जब इतना बंद कर रहे थे, कोई भी आदमी होगा निरंतर अपने आप को मारेगा। जब श्री कृष्ण भगवान से ऐसा अर्जुन कहने लगे कि प्रभु ये क्या करवा रहे हो? हमारे हाथों से अपने ही लोगों की हत्या करवा रहे हो, ये कब तक करवाओगे? तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे कौंते का मतलब कौंते पुत्र अर्जुन, ये धनंजय हे गुणाकेश, उठाओ गांडीव कर दो सबको ढेर। आज तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, यदि जीतोगे तो पृथ्वी का उपभोग करोगे और तुम्हें मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दुष्ट के साथ दुष्टता ही करना चाहिए। असत्य पर आज वक्त आ गया है सत्य की विजय होने की, और इसीलिए लड़ो। तुम अपने भाई को नहीं मार रहे हो, तुम सत्य के लिए लड़ रहे हो और सत्य के लिए लड़ो। चल प्लीज कम द पॉइंट। नमः प्लस्ते क्या हो जाएगा? नमस्ते। नमः
सर देखिएगा जहाँ पे क्या है छोटा, बोले यार क्या है छोटा छोटी, छोटा होने से कुछ भी आना चाहिए। उसके बाद ताथा वाला आ गया, ताथा किसमें होता है आधे रत्ती सामने, तो ये हो जाएगा नमस विसर्ग, और उसके बाद ते नमस्ते, नमः प्रस्ते जिह्वारतु नमस्ते। क्लियर? आगे हाँ यही नमः धनकार, ये जिह्वारतु नमस्कार। आगे सब पढ़ेंगे, आगे देखिएगा। सर इसका बना दीजिए, छोटी आई है ना, ताथा किसमें होता है आधे सामने, सर वर्णनी शुद्धि में आएगा ये, तो ये हो जाएगा निस, ये वाला सा रहेगा, क्यों? क्योंकि ताथा में परिवर्तन है, तो ये क्या हो जाएगा निस्तेज। जैसे कभी कभी क्लास में कुछ लोग हो जाते हैं खगे, ये हो जाएगा निस्तार। इसकी मीनिंग आप बता दीजिएगा ढूंढ के कर, और आपको कुछ वर्ड दिए थे, पयोद का मतलब क्या होता है सर? ये समझ में आ गई संधि खत्म, के से इसका खत्म, के से खत्म। होमवर्क आपको दिए थे मित्र पयोद या पयोद, जब उदाहरण करने वाला सर इसका मतलब दो होता है, अस्तर और बादल। दा का मतलब होता है देने वाला, पय का मतलब पानी और दूध दोनों, और दूध को कौन देता है स्तन, तो एक तो स्तन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा बादल। और ठीक यही बात पयोद में भी, धा का मतलब होता है धारण करने वाला, पानी को किसने धारण कर रखा है बादल। समझ पा रहे हैं? आगे देखो, ये खत्म। अब केस भी देखिए इसका अपने हिसाब से, केस भी आगे तरफ, केस भी, केस ए था, केस बी नहीं खत्म होगा तो कोई बात नहीं है, कल खत्म कर देंगे। अब खत्म नहीं होगा सर, 3 ही मिनट बचे हमारे पास, केस भी आज नहीं हो पाएगा, तब तक हम आपको कुछ बता। अच्छा सर भागर क्या होता है? भागर भारत के उत्तरी मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? भारत का जो उत्तरी मैदान है, अच्छा 4 मिनट बचे हैं तो इसलिए संधि में चर्चा नहीं करेंगे। भारत के उत्तरी मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। सर पहाड़ और पर्वत में अंतर होता है, मालूम है ना? पहाड़ समतल होता है मेज के आकार का। सर आज आपको सब चीज बता देना चाहता हूँ, एक सॉरी सर, सपोज दैट ये हमारा पहाड़ है, मेज के आकार का समतल आकार होता है, इसकी ऊंचाई कम होती है। और सर ध्यान से सुनना हमारी बात, जब इसी पठार से नदियां गिरती, सर जब नदियां गिरेंगी, सुनेगा ध्यान से सुनना, पठार सीधे नदी जमीन पर नहीं आ जाती, पठारों से आती है। जब नदियां पठार से आएंगी तो आप मित्र लॉजिकली बताइए, ये अपने साथ जहां पर गिरेंगी, और नदियां हमेशा किधर बहती है? ढलान की ओर। कहां बहती है? ढलान की ओर। जब आप कह सकते हैं पठारों से नदियां जब अत्यधिक तीव्रगामी होकर के या तीव्र गति से होकर के जहां पर गिरती हैं, वो अपने साथ मिट्टी भाग लाती है ना, पागल कहीं का, पहाड़ पे कहीं मिट्टी होती है? ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े लेकर के आती है। क्या आती है? कंकड़ लेकर के आती है, बजरी लेकर के आती है। समझ पा रहे सर? पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े लेकर के आते हैं, ऐसे देखो अल्लाह की गिरा देगी कि नहीं आप बताइए। और जहां पर गिराती है इसी क्षेत्र को मित्र कहा जाता है भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर। अब देखिएगा, हमें ज्यादा जीएस आती नहीं, हम थोड़ा वो कैसे जानते हैं सर, आप लोग पूरा नहीं मानते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं तो सही बता दीजिएगा, नहीं कहेंगे हिंदी पढ़ाते पढ़ाते खुद को पढ़ाते ही तभी हम बोलेगा। सर आपके ज्ञान की बात कर रहे हैं, चारों समझ में आ जाएगा, और पढ़ाई समझ में नहीं, ये तो जब अपराध हो गया। ये भाबर है, इसका सुनिए, जब पानी यहाँ गिरेगा मित्र तो पानी यही रुका रहेगा नहीं, पानी के लेकिन मित्र रफ्तार कम हो जाएगा। पानी जब यहाँ पर गिरेगा इससे कुछ दूर पर पानी भागेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली कैसे भागेगा? छिद्रों से होकर के, क्योंकि अचानक यहाँ रोड़ा है ना,
तो कुछ इस क्षेत्र से निकल लिया, कुछ इस क्षेत्र से निकल लिया, कुछ इस क्षेत्र से, कुछ इस क्षेत्र से। जैसे गांव में गिट्टी आती है घर बनाने के लिए, गिट्टी पे टुल्लू वाला मोटर के पाइप लेके बैठ जाए नहा। सर गिट्टी का पानी कहाँ जाता है? नीचे। कुछ ज्यादा देर तक नहावा, पता लगे गिट्टिया की निचवा से पानी निकलता है, तो पानी एक दिशा में बहता है। चौरो कहती है, तो जौनी कहती जगह पाए हुए बहता हुआ नीचे से। अच्छा तनी गिट्टी पलट के देखा, दू पतला हटाए तो नीचे वाली गिट्टी गीली रहेगी? नहीं रहेगी। तो सर ये अब सुनिए, कुछ पानी इसी से कुछ पानी बहुत तीव्र होकर के आगे भाग जाता है। जिधर ढलान पाएगा, आप देखिए जिधर ढलान पाएगा उधर भाग जाएगा, और जिधर नहीं पाएगा, नहीं भागेगा, वहीं रुक जाएगा। जहां पर पानी रुक जाएगा वो भाग दलदली नहीं हो जाएगा, वो भाग नमी नहीं हो जाएगा। तो सर जहां पर पानी ऐसे रुक गया, इसके कुछ दूर का भाग नमी हो जाएगा, और इसी वाले भाग को कहा जाता है तराई। क्या कहा जाता है? तराई। इसी दलदली क्षेत्र को कहा जाता है तराई। खासियत ज्योग्राफी रटी नहीं जाती है। जब ये भाग तराई हो गया, जहां पर नमी हमेशा रहेगी वहां पर ये मतलब मान लेना वनस्पतियां हमेशा पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि पानी की हमेशा क्या है? नमी। इसीलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ध्यान से सुना, आप नलका गांव नहा दिया, नलका पानी पंडोहा पानी, आप नापदान का पानी, जहाँ नलका पर नहा दिया, ओके आगे देखा जहाँ तक पानी जाता कोनो घास जामे रहा भरे जेठ में जामे रहा, वो का है? दलदली क्षेत्र, तराई क्षेत्र। अब वहीं आए तो कुकुरों लोग कर रहे। तो जब सुनिए, जब सही बात है कुकुर लेटता है, सही बात है, इसीलिए यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता क्या है? बायोडाइवर्सिटी। एक ही विशेष समुदाय के विभिन्न प्रकार की प्रजाति। हाँ जैसे सर सुनिए, गाय एक समूह है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं। जर्सी, कोनो रोग होगा तो सिर्फ जर्सिन गाय का रोग। अगर जैव विविधता ना होती तो इस पृथ्वी पर अस्तित्व खत्म हो जाता जीव जंतु का। तो जो रोग लगेगा वो जर्सी गाय को ही लगेगा, उसके पहले देसी गाय में नहीं आएगा। इससे सिर्फ जर्सी गाय तो खत्म होगी, ना कि गाय खत्म हो जाएगी। व्यक्ति खत्म होगा, जाति नहीं। तो इसलिए तराई क्षेत्रों में अपने आप देख सकते हो जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर हमेशा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, हरी भरी वनस्पतियां पाई जाती हैं। और पानी यहाँ जमावड़ा, कुछ पानी देखो गिट्टी के आसपास रुक जाता है, और वही गिट्टी में तो रोज नहा, चौथे दिन के अगला डूब जामी है। तो समझिएगा, तराई वाले भाग में हमेशा नमी पाई जाएगी, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी, और हमेशा कैसी वनस्पतियां? हरी भरी। और ये भाग क्या है? दलदली। और दलदली है इसलिए मान के चलना, मानव के रहने के लिए उतना ज्यादा अनुकूलित नहीं है, क्यों? गीले में मनुष्य रहेगा। और मैं लेकिन समझिए, अगर यहाँ पर हमेशा नमी है तो कुछ फसलें ऐसे होती हैं जो हमेशा नमी मांगती हैं। इसलिए भेष में आप अपने आप रुके नहीं, यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्यों? क्यों? जो वनस्पतियां अपने आप उगाई हैं उनको काट कर किसान लोग किसके लिए बना रहे हैं? कृषि के लिए बना रहे हैं। समझ पा रहे हैं? चाय लगा दिए, चाय नहीं मतलब केला लगा दिए, उसको पानी चाहिए, तो उतना कृषि की दृष्टि से मतलब ये उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी उपयोगी हो जाता है। तो यहाँ पर पर्यावरण का क्या किया जा रहा है? ह्रास, नुकसान। अब देखिए आगे की कहानी राजा सर की जुबानी। जब पानी आ गिरेगा तो हमेशा नहीं रुका रहेगा, यहाँ से कुछ पानी भागेगा ढलान की तरफ, तो मित्र कुछ पानी भागेगा। पानी हमेशा नीचे की तरफ लाली भागता है, ध्यान देंगे मेरे गंदे लाल हो गए, जिधर ढलान रहेगा। अब देखिए जब मित्र ये पानी भागेगा ऐसे करके, यूं करके, ध्यान सुनिए, तो ये पानी जहां पर आकर के भाग के गिर रहा है, यही तो आके गिर रहा है, इस भाग को मित्र कहा जाता है खादर। माने खादर, क्या बोलेंगे? खादर। लेकिन ध्यान से सुनना, रटे नहीं, तनाव नहीं, ये पानी नीचे की तरफ बह गया और ऊपर कहीं पानी पहुंच पाया? तो मित्र जहां पर पानी नहीं पहुंच पाया, इस बाढ़ का पानी, इस नदी का पानी, इस पहाड़ का पानी जहां पर नहीं पहुंच पाया, और लॉजिकली सोचिए कहां नहीं पहुंचेगा? ऊपर की साइड। तो इसीलिए ऊपर वाले भाग को क्या कहा गया? बांगर। और बांगर क्या होता है? बांगर में हमेशा कौन सी मिट्टी रहेगी? जलोढ़। कौन जलोढ़? जलोढ़ का मतलब क्या है? जल से ओढ़ाना। और जल क्या उड़ाता है? मिट्टी की पतली परत को। जितनी बार जल आएगा मिट्टी की पतली परत को ओढ़ा जाएगा। जलोढ़ यानी जल से ओढ़ाना। अब यहाँ पर पानी पहुंचा तो सर बताइए आप, पानी यहाँ नहीं पहुंच पाया तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ बढ़ेगी? नहीं, पुरानी जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ की मिट्टी को कौन सा मैदान कहा जाता है? बांगर का मैदान। क्यों पुरानी जलोढ़ कहेंगे?
क्योंकि जलोढ़ का मतलब जल से ओढ़ाना। अगर पानी आता तो मिट्टी की पतली परत ओढ़ा जाता, पानी आया ही नहीं तो जलोढ़ मिट्टी क्या हो गई? कौन सी मिट्टी? नवीन जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो कह सकते हो, लिख सकते हो कि बांगर क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। क्यों पुरानी? क्योंकि यहाँ जल गया ही नहीं। अब सुनिए, जब पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आप समझिए इस पर पानी नहीं जाएगा तो आप देखिए धीरे धीरे करके मिट्टी की एक लेयर निकलने लगती है। उसको सर रिया कहते हैं। गांव में आप सुनोगे पहले कपड़ा रेहा से धुला जाता है। अरे रेहू, और जहाँ रेहू रात में कहाँ पानी जाता है? रेहू हमेशा उसरे में पाई जाती है, बांगर जगह पर। इसीलिए मित्र यहाँ पर पाई जाती है ऊसर वाली मिट्टी, जिसको रेहू कहते हैं। और जगरपी की भाषा में से कहते हैं कांप मिट्टी। कौन मिट्टी? कांप मिट्टी। अब क्यों कांप मिट्टी में और रेहू से कपड़ा काहे पर धुला जाता रहा? उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। चकिया जानते हैं? चाक, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या पाई जाए? आप लिख सकते हो कि बांगर मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी को कांप मिट्टी कहा जाता है और ये मिट्टी कुछ समय पर चमकने लगती है। रेहू जहाँ रहा थे चमकत हो, फुलाया उठे। तो ये हो गया बांगर कचीला का। तो बांगर के बारे में देखेंगे ना, बाढ़ का पानी, पहाड़ का पानी, नदियों का पानी जिस भाग पर नहीं पहुंच पाता है, जहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता है, जो भाग बाढ़ की नदी के ऊपर स्थित होता है, उसको क्या कहा जाता है? बांगर। और इसी बांगर में कांप मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड की अधिकता होती है। और अशुद्ध कैल्शियम क्लोराइड पाया जाता है, शुद्ध नहीं। हाँ, अब देखिएगा, और ये पानी वहां नहीं गया, लेकिन कहूँ आके हजार से तो गिरा। और जहां मित्र पानी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? खादर। कैसे याद रहेगा? ये पानी अपने साथ खाद लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ आएगा तो मिट्टी की पतली परत जम जाएगी। जलोढ़, तो कौन सी जलोढ़ यहाँ पर पाई जाएगी? नवीन जलोढ़। जितनी बार पानी आएगा मिट्टी की पतली परत क्या करेगा? जमा जाएगा। तो याद रखना, खादर मिट्टी पर नवीन, ऐसे याद कैसे लिखेंगे? नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान को खादर कहा जाता है। या नदियों, पहाड़ों, पर्वतों के द्वारा बाढ़ का पानी से लाई गई मिट्टी से द्वारा निर्मित मैदान होता है। ये किसी की दृष्टि से उपयोगी नहीं, अत्यंत उपयोगी होता है और यहीं पर मानव जीवन पाया जाता है। बात समझ में आई? आज यहीं तक। थैंक यू। तो 4 भागों में बांटा गया, चारों आपको समझा।